ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। सो वी हैव अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द टच स्क्रीन नाउ। तो तीन तरह की टच स्क्रीन हमारे पास हैं, कैपेसिटिव है, रेजिस्टिव है और इंफ्रारेड है। तो यहाँ हमसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये पूछता है, दैट इज टेकन फ्रॉम स्पेसिमेन पेपर बी। स्पेसिमेन पेपर बी से ही है, चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये स्मार्टफोन एंड टैबलेट यूजेस डिफरेंट टाइप ऑफ टच स्क्रीन टेक्नोलॉजीज। लुक एट द फॉलोइंग थ्री। जी मुस्तफ़ा। सर इसके अंदर हम लोगों को ये स्क्रीन्स के लिए खाली वो याद नहीं करने थे कि एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी मतलब इनकी ऑपरेशन का तो आई डोंट थिंक सो याद करना था, राइट? हाँ, इसकी ऑपरेशंस तो नहीं होंगे इसमें, जो सिर्फ तुम्हें बताना है कि जैसे स्क्रीन कौन कौन सी हैं, ऑपरेंट के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस, यही चीज इसके अंदर भी मांग रहा है वो। ये ओके। ये वो तो जो बता फर्स्ट चाहिए, था, ये तो फर्स्ट पता पार्ट। कि कितनी तरह की होती हैं। जी। तो आपने देखा था कि भाई टू टू लेयर्स ऑफ ग्लास होती हैं, वन इज द ग्लास लेयर और अदर इज द बॉटम लेयर। तो ये आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए। जैसे सर ये तो ओके। सिलेबस से निकल गया था ना, क्या चीज? ये चीज़ कि दोबारा से कैसे कहो। वर्किंग होती है। क्या कह रहे हो, दोबारा से कहो। कि ये सिलेबस से अब सिलेबस में नहीं है ना, जो कि कैसे वर्किंग होती है इन वर्किंग नहीं है, डिवाइसेस की। वर्किंग ऑफ इट इज नॉट इन्वॉल्व। बट हाँ, आपको ये पता होना चाहिए कि ये है कौन सी, जो स्क्रीन है वो कौन सी है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हो, तो ये आपको एक ये स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो किस किस तरह की स्क्रीन हो सकती हैं। अब आप यहाँ नाम से देख सकते हो ये कौन सी स्क्रीन आपको नजर आ रही है। अगर हम चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सही है, तो अगर हम पहली देखें तो पहली आप लोगों को कौन सी स्क्रीन लगती है? द फर्स्ट स्क्रीन यू सी इज कैपेसिटिव। कैपेसिटिव। ये जो स्क्रीन होती है जिसके अंदर आपके पास प्रोटेक्टिव लेयर इस्तेमाल हो रही है, ग्लास सबस्ट्रेट यूज हो रहा है। तो हमारे पास तीन तरह की स्क्रीन हैं। एक हमारे पास कैपेसिटिव है, ठीक है। दूसरी अगर आप यहाँ देखो तो ऑलरेडी यहाँ पर एक चीज आपको नजर आ रही है कि एक ये और एक ये है, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे, तो यहाँ से नाम से ही आपको जाहिर हो रहा है ये जो सेंसर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये किस वाली, हमने तीन तरह की मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताई थी, कैपेसिटिव है, रेजिस्टिव और इंफ्रारेड है। तो व्हाट डू यू थिंक, ये वाली कौन सी होगी? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं, ये हमारे पास इंफ्रारेड आ जाएगी। दिस इज द टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी बीइंग यूज्ड इज द इंफ्रारेड। तो कैपेसिटिव हो गई और इंफ्रारेड हो गई। अब एक चीज रह जाती है, द लास्ट वन, दैट इज कौन सी होती है? रेजिस्टिव। रेजिस्टिव, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ये रेजिस्टिव का जिक्र हो रहा है यहाँ पे। सो दिस विल बी अ रेजिस्टिव टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। सो नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े तो यहाँ पे हमारे पास गिव वन एडवांटेज ऑफ ईच टाइप ऑफ टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है। तो एडवांटेजेस तो ये होते हैं, जैसे कैपेसिटिव स्क्रीन होती है वो जो सनलाइट होती है उसमें अच्छी विजिबिलिटी होती है उसकी, और वो मल्टी टच भी देती है। ये बात भी हमने पढ़ी थी। उसके अलावा कोई और बता सकता है? टाइम ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होती है। मल्टी टच कैपेबिलिटी होती है उसकी, आप मल्टी टच कर सकते हो। If I'm writing about the capacitive में हम लिख सकते हैं has a good screen visibility in strong sunlight, has good screen visibility in strong sunlight, ये बात भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा भी एक पॉइंट बता देता हूँ कि हैज अ मल्टी टच कैपेबिलिटी। तो मल्टी टच भी होता है इसके अंदर, ठीक है। हैज मल्टी टच, हैज मल्टी टच कैपेबिलिटी। जब हम बात करते हैं ड्यूरेबल की भी बात हमने की थी, कैपेसिटिव जो होती है ड्यूरेबल होती है, ठीक है। इट टेक्स मेजर इम्पैक्ट टू ब्रेक द क्लास।
ठीक है, यानी बहुत ज्यादा अगर आप फोर्स लगाओगे तो फिर ग्लास टूट सकता है। तो ये ड्यूरेबल भी होता है, ये ज्यादा लंबे अरसे तक चलती भी है। तो ये भी चीज़ है ड्यूरेबल। और फिर अगर हम बात करते हैं अबाउट द इंफ्रारेड, इंफ्रारेड के बारे में बता सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको याद है? इंफ्रारेड में भी मल्टी, ड्यूरेबल। हाँ जी कहिए। ड्यूरेबल। ड्यूरेबल है, ठीक है ना। तो मल्टी टच फैसिलिटी इसके अंदर भी होती है, और फिर ये ड्यूरेबल होती है। ठीक है, ये चीज़ आप लिख सकते हो, हैज अ गुड स्क्रीन ड्यूरेबिलिटी। तो हैज गुड स्क्रीन ड्यूरेबिलिटी। द लास्ट वी हैव इज द रेजिस्टिव वन। रेजिस्टिव थोड़ी रफ एंड टफ सिचुएशंस के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं। तो हैज अ गुड रेजिस्टेंस अगेंस्ट डस्टी एनवायरनमेंट, डैम्प एंड डस्टी एनवायरनमेंट। हैज गुड रेजिस्टेंस, क्योंकि इसमें पॉलिस्टर मटेरियल इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक। हैज गुड रेजिस्टेंस टू डस्ट एंड वाटर। तो ये आपको बुक में भी इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मिल जाएंगे, दो दो भी याद रखोगे तो आपके लिए अच्छे इनफ होंगे। ठीक है, तो ये चीज हो जाएगी। तो ये कह रहा है 3D प्रिंटर मेक यूज ऑफ डायरेक्ट 3D और बाइंडर 3D प्रिंटिंग। तो आपको याद होगा, एक तो डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग होती है जो वो लिक्विड पॉलीमर से बन जाता है। बाइंडर 3D प्रिंटिंग में आपको पता होगा कि हम दो पासिस का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, वन पास के अंदर पाउडर स्प्रे होता था, सेकंड पास के ऊपर वन पास के अंदर आपके पास लिक्विड पहले जो है ना वो होता था, ड्रॉप होता था, और उसके बाद फिर पाउडर होता था सेकंड पास के अंदर। ठीक है, तो ये इस तरह से होता था। तो अगर आप बात करते हो डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग की, तो डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग के अंदर जो बिल्डिंग अप होती है किसी भी प्रोडक्ट की, वो लेयर बाय लेयर होती है। तो अगर आप यहाँ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि डायरेक्ट 3D प्रिंटिंग मेक यूज ऑफ लेफ्ट राइट अप एंड डाउन रीड एंड राइट हेड, लेफ्ट राइट अप डाउन रीड एंड राइट हेड, हेड मूवमेंट। क्योंकि ये जैसे प्रिंटर काम कर रहा होता है तो उसके अंदर लेफ्ट राइट अप डाउन मूव करके तो ये ऑब्जेक्ट को बिल्ड करता है लेयर बाय लेयर। तो डायरेक्ट 3D प्रिंटर मेक यूज ऑफ लेफ्ट राइट अप डाउन हेड मूवमेंट टू बिल्ड ऑब्जेक्ट लेयर बाय लेयर। ऑन दी अदर साइड अगर हम बात करें तो बाइंडर 3D प्रिंटिंग, जो बाइंडर 3D प्रिंटिंग होती है, तो वो टू पासेस यूज करती है। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि बाइंडर मेक यूज ऑफ टू पास, बाइंडर मेक यूज ऑफ टू पास। ठीक है, इन द फर्स्ट पास ड्राई पाउडर इज यूज्ड। सर जी, सर ये क्या कहते हैं, वर्किंग ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस सिलेबस में इंक्लूडेड तो नहीं थी? ये वाली या इसका एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, वैसे नहीं है, बट ये कि ये थोड़ी सी चीज जो है ना, यानी डिफरेंस ऑफ बाइंडर और 3D एक ऐसी चीज है कि जो पूछ सकता है, और इसने ये दिया हुआ भी है। ठीक है, तो बाकी तो नहीं है, बट ये कि एटलीस्ट तुम बाइंडर और 3D का डिफरेंस एटलीस्ट याद रख सकते हो, इसलिए क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है सर। मेक यूज ऑफ ड्राई पाउडर इन द सेकंड पास, बाइंडिंग एजेंट, यानी इसको ग्लू बोलते हैं। इन सेकंड पास बाइंडिंग एजेंट दैट इज ग्लू is used to hold powder layer together। तो एटलीस्ट इतना डिफरेंस आपको इनका एक एक लाइन का पता होना चाहिए, क्योंकि एक ही क्वांटिटी उसने पूछा है।
ठीक है। सर हाँ जी। आप बाइंडर का एक दफा दोबारा समझा देंगे? बाइंडर का आप बुक से भी एक बार उसको रेफर करना। बाइंडर 3D प्रिंटिंग ऐसी होती है, उसके अंदर टू पासेस होता है, यानी दो तरह से काम होता है। उसमें ऐसा होता है कि पहले कोई भी ऑब्जेक्ट जो बनाना हो तो पहले पाउडर जो होता है ना वो स्प्रे किया जाता है। तो बाइंडर मेक यूज ऑफ टू पास। इन द फर्स्ट पास ड्राई पाउडर जो होता है वो उसको स्प्रे किया जाता है फर्स्ट पास के अंदर। और सेकंड पास के अंदर यानी उसको दोबारा से सेकंड पास के अंदर एक बाइंडिंग एजेंट जो कि ग्लू होता है, फिर वो स्प्रे किया जाता है। तो पाउडर के ऊपर जब ग्लू लगता है तो फिर वो एक सॉलिड ऑब्जेक्ट फॉर्म करता है। ये है टोटल अबाउट ये बाइंडर 3D प्रिंटिंग। वो ठीक है। क्लियर होती है ये बात? यानी ऐसे समझ लो, आप इमेजिन जी। कर लो कि कोई प्रोडक्ट आप बना रहे हो तो पहले उसके ऊपर आपने स्प्रे कर दिया पाउडर। उस पाउडर के ऊपर अगर आप ग्लू जो है वो इंक जो है वो रिलीज कर देते हो तो वो उसको सॉलिड बना देगी। तो जी। ये बाइंडर इस तरह से काम करता है। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक है जी। अब यहाँ पे ये हम देख सकते हैं कि द फॉलोइंग डायग्राम, तो अब वर्किंग तो नहीं है बट फिर भी एक क्वेश्चन उसने थोड़ा सा इस तरह से पूछ लिया कि चलो मैं बता देता हूँ कि इंकजेट एंड लेजर प्रिंटर आर यूज्ड इन ऑफिस टू कैरी आउट द मैनी टास्क। डिस्क्राइब द डिफरेंस इन टेक्नोलॉजी यूज्ड बाय बोथ टाइप ऑफ प्रिंटर। तो इसमें दो तीन चीजें मैं बता सकता हूँ। जैसे यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हो कि इंकजेट प्रिंटर जो होता है वो रिलाय करता है स्प्रेइंग लिक्विड ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो अगर आप इसमें बुलेट याद रखना चाहो तो इंकजेट क्या करता है, इंकजेट मेक यूज ऑफ इंक ड्रॉपलेट्स। इंकजेट के अंदर आप इंक ड्रॉपलेट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हो। ठीक है। और दूसरी तरफ लेजर की अगर हम बात करें तो लेजर जो होता है, लेजर के अंदर आप क्या यूज करते हो, आप लेजर में इस्तेमाल कर रहे होते हो टोनर। ठीक है। तो टोनर आप इस्तेमाल करते हो इन द लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर की अगर आप लिखना चाहो आगे तो आप लिख सकते हो कि लेजर प्रिंटर मेक यूज ऑफ पाउडर टोनर। तो उसके अंदर आप पाउडर टोनर का इस्तेमाल करते हो। तो ये भी एक चीज आ सकती है, डिफरेंस इन टेक्नोलॉजी यूज बाय बोथ प्रिंटर। ठीक है। तो इस तरह से ये चीजें आ सकती हैं। अब अगर हम बात करें, द फॉलोइंग डायग्राम शोज द नेम ऑफ टू टाइप ऑफ प्रोजेक्टर यूज इन गिवन प्रेजेंटेशंस। तो डीएलपी एक होता है हमारे पास यहाँ नजर आ रहा है, और एक एलसीडी होता है। तो दो टाइप के हमारे पास प्रिंटर होते हैं। यहाँ उसने पूछा है कि बाय ड्राइंग लाइंस इंडिकेटिंग विच स्टेटमेंट। तो स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है कि कौन सी जो है स्टेटमेंट जो है वो किस प्रिंटर के लिए जो है वो सूट करेंगी। तो कैन यू शेयर योर आंसर्स और थॉट्स ऑन इट कि हम क्या क्या कह सर सकते। हाँ जी। सर अगर बात करें, इससे डिजिटल लाइट प्रोजेक्टर है, इसके साथ ये इट यूजेस अ सिंगल डीएमडी चिप। चलो एक और डीएलपी है ना, तो डीएलपी प्रोजेक्टर बिल्कुल डीएलपी, ये जो डीएमडी चिप है, ठीक है, वो ये इस्तेमाल कर रहा होते हैं। तो यूज द सिंगल डीएमडी चिप, ये ठीक है। और उसके सर अलावा गुड रिलायबिलिटी, क्वाइट रनिंग, ये क्वाइट रनिंग होता है। हाँ, डीएलपी जो होता है इसकी रिलायबिलिटी अच्छी होती है, ओवर द लॉन्ग टाइम चल रहा होता है ये। उसके और अलावा सर इसका वो ये भी होता है, वो शैडो के साथ सफ़र करता है। ठीक है, तो शेडो पे शैडो से सफ़र करता है, इमेज, यस, वो द मूविंग इमेज में। सफर्स फ्रॉम शेडो व्हेन मूविंग इमेजेस, ये भी हो जाएगा। उसके अलावा इसका ग्रे कंपोनेंट नहीं होता। ठीक है, जी अगर सर, आप ग्रे देखो मूविंग नहीं होता है। इसका कोई ग्रे कंपोनेंट नहीं होता। ऑन द अदर साइड जब आप बात करते हो एलसीडी प्रोजेक्टर की, तो इसका जो कंट्रास्ट ये रेशियो डिग्रेड होता है होता है, वो ऑर्गेनिक इस्तेमाल करता है। ठीक है ना, पुअर कंट्रास्ट रेशियो होता है। और ये जो एलसीडी प्रोजेक्टर प्रोजेक्टर हैं, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ये मतलब येलो होना शुरू हो जाते हैं। जो इनकी इमेज होती है, उनके जो कलर्स हैं वो डिग्रेड होना शुरू हो जाते हैं। तो ये वाला पॉइंट इसका आ जाएगा, प्रोजेक्टर पैनल डिग्रेड्स इन टाइम। तो इतना भी आप याद कर सकते हो, जो डिग्रेड विद टाइम होता है तो वो एलसीडी प्रोजेक्टर है, और इसका जो कंट्रास्ट रेशियो है वो पुअर है, वो एलसीडी है। रेस्ट ऑफ देम आर गोइंग टू बी लिंक विद द डीएलपी प्रोजेक्टर। बच्चों आगे बढ़ जाओ, यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? जी सर। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास बात हो रही है अबाउट द क्लाउड स्टोरेज। क्लाउड स्टोरेज हमारे पास चैप्टर 3 का पार्ट है, डिस्क्राइब ऑन द क्लाउड। ठीक है।
तो कहते हैं मैनेजर इज यूजिंग डीएलपी प्रोजेक्टर टू गिव प्रेजेंटेशन, शी इज यूजिंग अ लैपटॉप टू इंटरफेस विद अ प्रोजेक्टर, और all the files she is using is stored in the cloud. Describe three advantages files on the cloud. ये बड़ा कॉमन सा है, I would like everyone to give the answer on that one. जल्दी से रिकैप करो क्लाउड के क्या क्या फायदे होते हैं। It can be accessed anywhere at any time. ये कहीं पे भी एक्सेस किया जा सकता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि कस्टमर फाइल्स स्टोर्ड ऑन द क्लाउड, कस्टमर फाइल्स stored on the cloud can be accessed anytime, can be accessed anytime from any device around the world. दूसरा कोई बताना चाहेगा जोआ के अलावा? It is safe. इट इज Safe. सेफ। अब सिर्फ सेफ किस कंट्रास्ट में, ये भी बताओ ना, मतलब ये Like लिखना इन सेंस क्या? हम तो ये कह सकते हैं कि क्लाउड स्टोरेज पे होने की वजह से हमारे पास प्रोन टू नेटवर्क वो साइबर अटैक भी हो सकता है। सर एंड टू एंड एनक्रिप्शन। एंड टू एंड इंक्रिप्शन, और इसके अलावा क्या हो सकता है? मेहदी की सर आवाज। अगर हार्ड डिस्क ड्राइव या एसएसडी फेल हो जाती है तो आपका जितना भी काम है वो बैकअप हुआ हुआ होता है। हाँ, ये इसका पॉइंट होता है कि दे प्रोवाइड अ यूजर विद अ रिमोट बैकअप, दे प्रोवाइड यूजर विद रिमोट बैकअप। ये आपको रिमोट बैकअप देता है, ठीक है? तो वो आपको जो है ना, अगर रिकवरी वगैरह है आपके डाटा की तो उसके अंदर फायदेमंद साबित होता है, ठीक है ना, रिमोट बैकअप। एंड देन द Sir, लास्ट storage space ज्यादा होती है। वन। Storage space. हाँ, इसको हम बेहतर तरीके से लिख सकते हैं, जो उसमें बुक में लिखा हुआ है उसको थोड़ा हमें स्पेसिफाई करना होता है। दे दे ऑफर ऑलमोस्ट अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। तो हम ये लिख Okay. सकते हैं कि दे ऑफर ऑलमोस्ट, यानी कहीं कहीं 50 GB तक भी आपको डाटा जो है ना वो मिल जाता है। तो दे ऑफर ऑलमोस्ट अनलिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी। ये चीजें तो बड़ी कॉमन है और यहाँ आने के चांसेस हैं। वर्चुअल मेमोरी हो गया, क्लाउड स्टोरेज हो गया, तो इसके आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस 3 दिन तक तो एटलीस्ट याद होने चाहिए। रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी, ये भी आपका पार्ट है चैप्टर नंबर 3 का। तो बताइए जरा इसका क्या डिफरेंस याद है आप लोगों को? आई वुड लाइक हाँ एवरीवन टू पार्टिसिपेट इन इट। सिर्फ एक या दो बच्चों की क्लास नहीं है, ये आप सबकी क्लास है। तो ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ 2 या 3 बच्चे ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई वांट पार्टिसिपेशन फ्रॉम एवरीवन। तो जो नहीं पार्टिसिपेट कर रहे वो भी थोड़ा सा जवाब दें, ठीक है? विवेक बताइए। सर रैम इज वॉलेटाइल, रोम इज नॉन वॉलेटाइल। यही रुक जाते हैं, पहले एक रैम पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। वी विल डिस्कस वन बाय वन। तो रैम जो होती है, रैम इज वॉलेटाइल। वॉलेटाइल का मतलब खत्म हो जाने वाली, वाइल रोम इज नॉन वॉलेटाइल। कोई दूसरा बच्चा कोई दूसरा पॉइंट देना चाहे? ना खत्म हो जाने वाली है वो रोम है, यानी उसमें रैम इज वॉलेटाइल खत्म हो जाएगी, ठीक है? और जो भी डाटा उसका होगा वो अगर आप पावर ऑफ करोगे चला जाएगा, बट रोम में जो डाटा होता है वो नहीं जाता। ओके, सो उसके अलावा ROM contains the BIOS. रोम जो होती है कंटेन्स बायोस। जैसे रैम के अंदर आप लिख सकते हो कि रैम कंटेन्स डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस। यहाँ लिख देता हूँ, रैम कंटेन्स डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस, करंटली बीइंग प्रोसेस। वो डाटा जो करंटली बीइंग प्रोसेस्ड है वो रैम के अंदर है। और रोम कंटेन्स द फाइल्स नेसेसरी टू बूट अप द सिस्टम, ठीक है? या हम लिख सकते हैं कि रोम कंटेन्स फाइल्स necessary
टू बूट अप सिस्टम, और फिर आप ब्रैकेट में बायोस लिख सकते हो। बायोस की जो सेटिंग्स होती हैं वो रोम के अंदर होती हैं। और रैम का जो डाटा होता है ना, वो रैम कैन बी रिटर्न टू एंड रीड फ्रॉम, यानी रैम में रीड और राइटिंग दोनों होती है, लेकिन रोम के अंदर सिर्फ डाटा जो होता है वो रीड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ है। और उसके अलावा जो डाटा स्टोर होता है रोम के अंदर वो ऑल्टर नहीं कर सकते। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हो कि रैम कैन बी एंट्री। रिटर्न कैन बी रिटर्न टू एंड रीड फ्रॉम। कोई सवाल है किसी का? सर रैम की वो स्पेस इंक्रीज हो सकती है और रैम की नहीं, रोम की नहीं हो सकती ना? ये लिख सकते हो कि रैम इज ऑल्टरेबल। रैम ऑल्टरेबल होती है, यानी चेंज की जा सकती है। 4 GB लगी हुई है तो आप 8 GB लगा दो, ऑल्टरेबल है। बट रोम जो होती है वो फिक्स्ड होती है। ठीक है, किसी ने टेम्पररी और परमानेंट लिखा है तो वो भी सही है। ठीक है, तो ये भी लिख सकते हो कि रैम इज टेम्पररी, रोम इज परमानेंट, ये भी एक मार्क है और आपको मार्क मिल सकता है। रैम कैन बी रिटर्न टू एंड रीड फ्रॉम while data is stored in ROM. Data is stored in ROM cannot be altered. Cannot be altered, उसको फिर आप चेंज नहीं कर सकते। ये इसके आ गए 3 बुलेट पॉइंट्स। अच्छा जी, यहाँ कुछ सवाल है, उन सवाल को देख लेते हैं। रैम इज टेम्पररी, रोम इज परमानेंट, या ठीक कह रहे हो आप। यूसुफ, रैम स्टोर्स ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन, वॉलेटाइल है, डाटा करंटली एग्जीक्यूटेड। यही सारी चीजें मैंने लिखी है जो यूसुफ आपने बताई। रैम इज सर टेम्पररी, या सही है। और बाकी भी सही है। रैम कैन बी एडिटेड, रोम इज परमानेंट। तो कुलसुम बेहतर ये लिखना होगा कि रैम इज टेम्पररी वाइल द रोम इज परमानेंट। ठीक है। और याहिया, मैंने जो अभी तक कराया है, मैंने ऊपर एक 2 क्वेश्चंस कराए थे। एक रैम एंड रोम वाला कराया है, एक क्लाउड स्टोरेज का एडवांटेज कराया है। यू कैन टेक द पिक्चर ऑफ इट इफ यू वांट। उससे पहले मैंने एक ये डीएलपी और एलसीडी के बारे में बताया है। और मिक्स मैच क्वेश्चन है। एंगजेट और लेजर की थोड़ी सी उसने वो पूछा था, डिफरेंस इन टेक्नोलॉजी, वो बताया है। और उससे पहले जो है मैंने ये 3 टाइप्स ऑफ टच स्क्रीन्स के सिर्फ नाम लिख के, आपके सामने पिक्चर है, उसके नाम के बारे में पूछा गया है, वो बताया है। और उसके 3 एडवांटेजेस ये मैंने बताया। अच्छा जी, बाकी मुजैना कोई मजीद चीज देखनी है आपको तो आप बता दो। सर एक सवाल है। ये रैम रोम की क्वेश्चन में रैम का हम ये लिख सकते हैं कि रैम इज ऑफ 2 टाइप्स बट रोम इज ऑफ 1 टाइप ओनली। मतलब लिख ये सकते हो, पॉइंट। गलत नहीं होगा, बट ये कि टेक्निकल हमारे पास काफी सारे डिफरेंसेस हैं। जैसे एक जी। वॉलेटाइल है, नॉन वॉलेटाइल है, एक परमानेंट है, एक परमानेंट नहीं है, एक ऑल्टर हो सकती है, एक नहीं हो सकती। वो तो है ना, काफी सारा। उसको छोड़ के फिर वो क्यों लिख रहे हैं हम कि इसकी 2 टाइप्स हैं? लिखा जा सकता है, गलत नहीं होगा। क्या आप लिख सकते हो कि रैम कैन बी एस रैम एंड डी रैम, वाई रोम कैन बी प्रोम, ई प्रोम, डबल ई प्रोम। कल शायद कर रहे थे उसी का सवाल। जी। ये मैं ऐसे बता रहा हूँ क्योंकि पास पेपर में एक सवाल ऐसे ही आया हुआ था उसका, मैक और आईपी एड्रेस का। तो उसने डिफरेंस में बताया था कि IPv4 होता है और IPv6 होता है, और मैक जो होता है वो UAA और LLA होता है। तो उसी को रेफर करते हुए मैं तुम्हें ये बात बता। ठीक है, तो ठीक फर्मवेयर रोम में होता है। हाँ, फर्मवेयर बेसिकली रोम को ही कहते हैं राफे। फर्मवेयर इज ऑल्सो अनदर नेम टू रोम, फर्मवेयर उसको हम कहते हैं। और वी कैन ऑल्सो राइट रोम नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU। रोम नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU। रोम नहीं, ये तो विवेक, हम देखो रोम एक्सेस तो करता है ना। स्टार्टिंग ही तुम्हारा जो बूटअप होता है वो तो होता ही तुम्हारा रोम से। तो रोम नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, वो हम रैम के लिए लिखते हैं कि डाटा करंटली बीइंग प्रोसेस, ये तो हम लिख सकते हैं। लेकिन ये जो तुम लिख रहे हो कि वी कैन नॉट रोम नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU, तो रोम तो करता है। रोम को CPU तो एक्सेस करेगा। अगर आप हटा दोगे तो मतलब फिर फायदा क्या उसका? यानी CPU का बटन दबते ही साथ पहली चीज एक्सेस होती है वो रोम ही तो होती है। ठीक है, किसी बच्चे का कोई सवाल बच्चों मिस तो नहीं हो तो आगे बढ़ जाऊं मैं?
कोई आपने सवाल पूछा और मुझसे मिस हो गया? आई थिंक आई हैव गिवन एवरीवन आंसर्स। सो आगे देख लेते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, ये हो गया। और virtual memory, yes, it is in the chapter number 3, we can discuss about it, computer using the virtual memory। तो इससे रिलेटेड हम सवाल देखते हैं कि कंप्यूटर इज यूजिंग virtual memory। complete the paragraph below using the following terms। you have been given these terms and ये terms आपने यूज करनी है। इसमें से कोई एक से ज्यादा इस्तेमाल हो सकती है, कोई एक दफा हो सकती है और कोई बिल्कुल ही नहीं हो सकती। तो आपने एक छोटा सा काम ये करना है कि, ठीक है, आई थिंक दैट इज विजिबल टू यू नाउ। सो आपके सामने जो है वो एक ब्लैंक्स गिवन है कुछ, ठीक है, एंड द टर्म्स आर गिवन इन फ्रंट। आई कैन गिव यू 2-3 minutes, ठीक है। यू हैव बीन गिवन अराउंड 1, 2, 3, 4, 5 and 6। you have been given 6 spaces। do it as you are doing your CI पेपर। तो इसमें आप किस तरह से इसे कर सकते हो। आई कैन गिव यू 3 minutes फॉर दिस। और आप अपने अपने आंसर्स जो है वो मुझे लिख के चैट बॉक्स पे शेयर करो, और फिर जो है हम वेरीफाई करते हैं कि आपके आंसर्स जो हैं वो इसके आंसर से कितने मैच करते हैं। राइट, सो डू इट नाउ। जी तहा, कोई सवाल है और यू No, वांट टू sir, I टेल द was just आंसर? saying that I did send you the answer in the chat. ओके, समझ नहीं आ रहा। आसान तो है। वर्चुअल मेमोरी को अगर मैं आपको एलैबोरेट करूं तो हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसमें रैम प्लस फिजिकल, यानी रैम जो फिजिकल रैम है, और प्लस स्वैप स्पेस फ्रॉम हार्ड डिस्क, हम ये लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके लिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब है आप थोड़ा भूले हुए और आपको उसको पढ़ना होगा। तो अगर हम यहाँ देखें तो व्हेन यूजिंग वर्चुअल मेमोरी, रैम इज द फिजिकल मेमोरी। नंबर 1, अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल मेमोरी। फिजिकल का मतलब बेटा हम उस चीज को कहते हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हो। आप सबने रैम देखी होगी, है ना? तो रैम फिजिकली एग्जिस्ट करती है, यानी ये एक हार्डवेयर होता है और आप उसको छू सकते हो, आप उसका इस्तेमाल आप खुद देख रहे होते हो कि वो एक चिप सी होती है। तो रैम इज दी फिजिकल मेमोरी। नंबर 1 यहाँ पे ये आएगा, रैम इज दी फिजिकल मेमोरी। तो फिर कहते हैं एन रैम प्लस स्वैप स्पेस ऑन हार्ड डिस्क, यानी रैम और हार्ड डिस्क की स्वैप स्पेस अगर आप इस्तेमाल करते हो तो फिर आपके पास जो चीज बनती है उसको आप कहते हो वर्चुअल मेमोरी। तो ये हो जाएगा वर्चुअल मेमोरी, ये सेकंड हो जाएगा, इज अ वर्चुअल मेमोरी। तो यहाँ वर्चुअल कैसे आएगा? वर्चुअल वैसे ही लिखा हुआ है। वो तो अगली बात कर रहा है ना, आ सकता है। देखो, व्हेन यूजिंग द वर्चुअल मेमोरी, रैम इज द फिजिकल मेमोरी, एक बात। रैम प्लस स्वैप स्पेस ऑन हार्ड डिस्क इज नोन एज वर्चुअल मेमोरी, यही तो कहते हैं। वो बात खत्म होने के बाद फिर वो नई बात शुरू कर रहा है कि अब वर्चुअल मेमोरी गिव द एल्यूजन ऑफ, वर्चुअल मेमोरी गिव द एल्यूजन ऑफ अनलिमिटेड मेमोरी। जब आप वर्चुअल मेमोरी का इस्तेमाल करते हो तो आपको अनलिमिटेड मेमोरी इसलिए फील होती है कि रैम ऑलरेडी 8 या 16 GB की होती है। उसके बाद हार्ड डिस्क तो जीबीज में होती है ना, टीबी में भी होती है। तो आपको जो रैम है वो इल्यूजन देती है कि भाई अब आपके पास एक अनलिमिटेड सी मेमोरी आ गई। तो गिव द इल्यूजन ऑफ अनलिमिटेड मेमोरी, अनलिमिटेड मेमोरी। फिर उसके बाद कहता है बीइंग अवेलेबल टू द यूजर। वन ड्रॉबैक व्हेन यूजिंग हार्ड डिस्क occur when there is a high rate of head movement। ज्यादा रीड राइट हेड मूवमेंट होने की वजह से जो हार्ड डिस्क का हेड होता है वो क्या हो जाता है, क्रैश हो जाता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रैशिंग, इस प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रैशिंग, इज नोन एज थ्रैशिंग। ये सारी चीजें बुक में लिखी हुई हैं। इनकेस अगर आपको कहीं पे भी डाउट होता है या आप भूले हुए हो तो आप बुक को रेफर कर सकते हो। इसको थ्रैशिंग कहते हैं। दिस कैन बी रिड्यूस बाय, ज़ाहिर है अगर आपने वर्चुअल मेमोरी की है तो वर्चुअल मेमोरी में डाटा ना हर दफ़ा इन एंड आउट होता रहेगा, हार्ड डिस्क से रैम और रैम से हार्ड डिस्क में। तो उसकी वजह से आपका डिस्क थ्रैशिंग हो जाएगी, ठीक है, रीड राइट हेड मूवमेंट की वजह से। अब इससे अगर आप बचना चाहते हो, कम करना चाहते हो,
तो दिस कैन बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग साइज ऑफ रैम। अगर आप डिस्क क्रैशिंग से बचना चाहते हो तो आप अपनी रैम का साइज बढ़ा दो। जब रैम का साइज बड़ा हो जाएगा तो फिर आपकी जो हेड मूवमेंट्स है, यानी हार्ड डिस्क के अंदर बार बार डाटा को लाना ले जाना, वो खत्म हो जाएगा। तो दिस कैन बी डन बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो या तो आप अपनी रैम बढ़ा लो तो आपका रीड राइट हेड मूवमेंट कम हो जाएगी, या फिर आप जो प्रोग्राम्स रैम में यूज कर रहे हो, खोल रहे हो, उसको कम कर दो। तो और बाय रिड्यूसिंग, ये दो चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी, यहाँ और बाय रिड्यूसिंग। तो आप रिड्यूस कर सकते हो, आप प्रोग्राम्स कम इस्तेमाल करो रैम के अंदर, तो आपका मसला नहीं आएगा। और दूसरी चीज जो यहाँ रैंडम एक्सेस मेमोरी लिखी थी वो यहाँ भी अवेलेबल है। तो आप लोगों का स्कोर क्या रहा? थ्रैशिंग आदम मैं आपको दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है? विवेक सवाल पूछ लो पहले। सर मैं भी यही पूछना चाह रहा था कि आप थ्रैशिंग वापस समझा सकते हैं। थ्रैशिंग वापस समझाता हूँ। देखो अगर आप उसकी क्लास में रहे हो जब मैं आपको वर्चुअल मेमोरी पढ़ा रहा था, तो अच्छा कोई मजीद सवाल तो नहीं है, ठीक है। दिस थ्रैशिंग मैं बताता हूँ। देखो हमने ये पढ़ा था कि रैम जो है ना, एक तो रैम होती है वो फिजिकल मेमोरी होती है। सर थ्रैशिंग और लेटेंसी का डिफरेंस क्या होता है? या देखो लेटेंसी तो वो है कि जब आप लेटेंसी की बात करते हैं, ठीक है। लेटेंसी क्या है? लेटेंसी की डेफिनेशन होती है डिले इन एक्सेसिंग डेटा फ्रॉम हार्ड डिस्क, ठीक है। डिले इन एक्सेसिंग डाटा फ्रॉम हार्ड डिस्क व्हेन रीड राइट हेड मूवमेंट इज गोइंग ऑन। तो व्हेन डाटा needs to be accessed from tracks and sector होते हैं ना, access from different sectors on tracks, different sectors और ट्रैक्स। उसकी एग्जांपल मैंने दी थी कि जैसे ये हार्ड डिस्क है, आपको याद होगा हार्ड डिस्क में ऐसे ट्रैक्स एंड सेक्टर्स होते हैं। ये एक डायग्राम बनी हुई थी, याद हो अगर आपको, ठीक है। तो इसमें ऐसा होता था कि अगर आपको कोई डाटा एक्सेस करना है और वो इस जगह पर है, ये जो मैंने येलो वो किया है, और ये है आपका ये पॉइंट, ये पॉइंट है आपका रीड राइट हेड का। दिस इज योर रीड राइट हेड। तो आप ये मानते हो ना कि जब आप की हार्ड डिस्क स्पिन करती है तो स्पिन करते हुए इस वाले ब्लॉक ऑफ डाटा को यहाँ रीड राइट हेड पे आने तक कुछ सर्टेन टाइम लगेगा। जैसे एक डाटा है जो यहाँ पड़ा हुआ है, एक डाटा है जो यहाँ रखा हुआ है, यहाँ, ठीक है। और ये आपके पास रीड राइट हेड है। मैं अगर इसको लेबल करूं, मैं लेट सपोज कहता हूँ ये 3 है और ये 2 है और ये 1 है। तो मुझे बताओ रीड राइट हेड तो अपनी जगह है, तो 3 to 1 में से सबसे पहले रीड राइट हेड किसको एक्सेस कर सकता है? इसका जवाब दो डायग्राम को देखते हुए। 1 सर। 1। हाँ तो अगर क्लॉकवाइज घूम रहे हैं तो 1। हाँ, पहला सवाल तुम्हारा ये होना चाहिए कि सर मूवमेंट कौन सी है? मूवमेंट बेटा ये है क्लॉकवाइज। ठीक है तो 1 है। अब क्लॉकवाइज से बताओ, क्लॉकवाइज के हिसाब से रीड राइट हेड मूवमेंट पे सबसे पहले कौन सा डाटा एक्सेस हो सकता है? अभी भी मुझे सही जवाब नहीं मिल रहा। रीड राइट सर पे 2। 2 सबसे पहले एक्सेस होगा, क्योंकि सबसे करीब जो है बेटा 2 है ना, सबसे करीब ये वाला पोर्शन है, ये जो मैंने अभी ग्रीन किया, ये सर तो लेकिन
ये जो ब्लैक कलर का आपने रीडर राइट हेड बनाया ना हाँ, तो ब्लैक कलर के रीड एंड राइट हेड से सबसे पहले 2 करीब है या नहीं है? सर, लेकिन वो तो फिर एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा क्योंकि वो 2 से नीचे है। क्लॉकवाइज कह रहा हूँ भाई, नीचे नहीं है, 2 से 2 के बाद रीड राइट हेड है। हाँ ये जो रीड राइट हेड है बेटा यहाँ था, ये रहा, हाँ ये रहा रीड राइट हेड। इससे ऊपर है ये वाला ब्लॉक, इससे ऊपर है जी जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये तो जी ऊपर है ना, तो ये जी। तो फौरन से ही रीड राइट हेड पे पहुंच जाएगा ना जब क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी। तुम ऐसे अज्यूम करो ये 3 डिशेज हैं जो तुम्हारे सामने पड़ी हुई है राउंड टेबल पे, तो तुम्हारे पास जब तुम अपने सामने लाओगे तो 2 वाली डिश पहले आएगी, 3 आएगी या 1 आएगी, ये बताओ। रीड राइट हेड वो 2 जगह है आएगी जहाँ, सर, हाँ कौन सी आएगी? पहले तो 2 आएगी फिर 1 आएगी ना। पहले 2 आएगी क्योंकि 2 सबसे करीब है, मानते हो ये? भाई रीड राइट हेड की मूवमेंट पे 2 सबसे करीब है, एग्री करते हो इस बात को? फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद कौन आएगी? 1। ठीक है, आज का मैं ये बात समझा रहा हूँ कि आपने हार्ड डिस्क को देखा, ठीक है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं आपको बुक से ये दोनों चीजें बता देता हूँ। तो यहाँ देखो बच्चों, ये पूरा आपको प्रेजेंट किया हुआ है, कि ये जो आपको पूरी डायग्राम नजर आ रही है सामने, इसमें ये जो ब्लू कलर है, ये जितना भी ब्लू कलर सारा आ रहा है, ये होता है हमारा सेक्टर। देखो लिखा हुआ भी है सेक्टर, यहाँ पे देखो ये ब्लू कलर जितना भी ये सेक्टर है, और ये जो रेड कलर है, ये रेड कलर से जो सर्कल पूरा बन रहा है, ये जो रेड कलर है, ये कहलाता है ट्रैक। ठीक है, अब मैंने यहाँ देखो ये एरोज भी बनाए हुए हैं कि मेरी हार्ड डिस्क की मूवमेंट सर्कुलर मूवमेंट हो रही है और ये ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, ये जो मैं हाईलाइट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो अब मैंने आपको बताया कि ये जो 1 है, 2 है, 3 है, ये सारे हो गए आपके सेक्टर्स। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट आप देख सकते हो, दिस वन, ये जो मैंने एरो बनाया है, ये एरो है आपका रीड राइट हेड। ये जो एरो है ये है आपका रीड राइट हेड, रीड राइट हेड। तो जब मूवमेंट होगी, जब हार्ड डिस्क स्पिन करेगी, तो स्पिन करते हुए हर, यानी इस 3 सेक्टर, इस 8 सेक्टर, इस 7 सेक्टर, इस 6 सेक्टर, इस 5 और इस 4 और इस 1, क्या सबका एक्सिस टाइम एक ही जैसा होगा? हाँ या ना? ये जितने भी डिफरेंट सेक्टर्स नजर आ रहे हैं, क्या उन सबका एक्सिस टाइम सेम होगा? नो इसका क्या जवाब देंगे आप लोग? नो, नो सर। है ना? तो इसको ऐसे एग्जाम्पल ले लो कि आप किसी राउंड टेबल पे बैठे हो और आपके सामने 8 डिशेस लगी हुई हैं, आपके सामने बिल्कुल सीधा हाथ करके अगर आप कोई डिश उठा सकते हो तो उसका एक्सेस टाइम मुख्तलिफ है। लेकिन आपके अपोजिट साइड के ऊपर अगर कोई साहब बैठे हैं और उनके सामने कोई डिश रखी हुई है और वो आपको चाहिए, तो आपको उस टेबल को, राउंड टेबल को रोटेट करना पड़ेगा, यानी आपको उसको क्लॉकवाइज एक एक करके घुमाना होगा, तब जाके वो डिश आपके सामने आएगी। क्या ये बात मानते हो? तो इसका मतलब ये हो गया ना कि जो भी डाटा आप एक्सेस कर रहे हो, उस डाटा को एक्सेस करने का टाइम मुख्तलिफ होगा। क्या ये बात मानते हो? तो यहां से आपके पास डेफिनेशन ऑफ लेटेंसी आती है। अगर आप यहाँ इस पे जरा गौर करो, ये कि यहाँ द अफेक्ट ऑफ लेटेंसी then become very significant. And now what is latency? तो आपसे ये कहता है कि latency is defined as the time it takes for a specific block of data on a data track to rotate around to read write head. latency वो टाइम है जो कोई भी ब्लॉक ऑफ डाटा डाटा ट्रैक के ऊपर लेता है घूम कर आने के लिए रीड राइट हेड तक। क्या आप लोगों को अब जाके लेटेंसी क्लियरली समझ में आया? माइक पे यार बता दो जल्दी से। हाँ, जी सर। यार यस सर। ठीक है, तो ये है, तो ये हो गई लेटेंसी। एक सवाल लेटेंसी का ये आया था। तो लेटेंसी इज द डिले इन अ टाइम ऑफ एक्सेसिंग द डाटा। तो क्या भी रहा है कि कभी कभी आपने देखा होगा कि अगर आप डबल क्लिक करके हार्ड डिस्क पे कुछ डाटा खोलते हो, you will notice the effect of latency when you see a message such as please wait or not responding.
कभी आपने अपना लैपटॉप या अपना पीसी खोला और डबल क्लिक करके किसी फाइल को एक्सेस करने की कोशिश की, तो थोड़ी देर के लिए वो फ्रीज हो जाता है। तो दिस इज व्हाट, वो कोशिश कर रहा होता है कि वो जल्दी से उस डाटा ट्रैक पे पहुंच सके जहां आपका डाटा मौजूद है। बताइए जनाब, क्लियर होती है ये बात? तो ये लेटेंसी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस थ्रैशिंग, वर्चुअल मेमोरी पे। तो वर्चुअल मेमोरी पे ये देख लो, ये वर्चुअल मेमोरी का पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। तो वर्चुअल मेमोरी पे ऐसा होता है, थोड़ा सा शॉर्ट एंड प्रिसाइज बताऊं, कि ये आपके पास 4 प्रोग्राम एड्रेस थे और ये आपके पास मेमोरी पे जा रहे थे ऐसे, बल्कि 5 हो गए, 0 से लेकर 4 तक जाएंगे तो 5 हो गए। बट मेमोरी में सिर्फ 4 ही जगह ले सकते हैं। तो जो सबसे आखिरी वाला था उसको हमने हार्ड डिस्क में रखा। तो जो सबसे पहला वाला था, सबसे पहला वाला ये 1 वाला है, ये जा रहा था 5 पे, इस पे 3 पे, दैट इज द 4th लोकेशन, 3 पे जा रहा था। एक टाइम आएगा कि क्योंकि जो सबसे पहला वाला था वो 3 पे जा रहा था, फिर वो प्रोग्राम चल जाएगा और मेमोरी रिलीज हो जाएगी। जब वो मेमोरी रिलीज हो जाएगी तो वो बजाय, मतलब फिर वो बजाय 3 पे जाने के वो क्या करेगा, वो चला जाएगा हार्ड डिस्क पे। हमने यही पढ़ा था ना वर्चुअल मेमोरी का, कि वो स्वैप स्पेस होती है। स्वैप स्पेस का मतलब है कि इफ यू सी द पिक्चर हेयर क्लियरली, मैं थोड़ा सा और इसको क्लियर करके अगर आपको बताऊं, सिर्फ इस चीज पे नजर रखना कि पहले जो सबसे पहला प्रोग्राम था वो 3 पे जा रहा था और आखिरी वाला प्रोग्राम हार्ड डिस्क पे जा रहा था, क्योंकि उसको जगह नहीं मिल रही थी मेमोरी में। तो अब क्या होगा, क्योंकि ये जो फर्स्ट जो एड्रेस था ये सबसे पहले 3 पे जा रहा था, यानी ये सबसे पहला एड्रेस था जिसको मेमोरी मिली थी। इसका मतलब है होपफुली ये वही एड्रेस होगा जो सबसे पहले फ्री भी होगा। तो जब ये पहली वाली पोजीशन, अब यहाँ देख सकते हो आप, यहाँ आप देख सकते हो कि ये जो पहली पोजीशन रेफर कर रहा था पहले 3 को, तो अब ये रिलीज हो गई। अब ये रिलीज होके ये वही चीज हार्ड डिस्क में डाल रहा है, क्योंकि मेमोरी को जो जगह चाहिए थी उसका काम हो गया। और जो आखिरी वाली पोजीशन थी जो कि पिछली फिगर के अंदर, यहाँ यहाँ अगर सर आप आप देख, वापस से रिपीट करेंगे, मैं लैग कर रहा था। अच्छा, आ, इस वाली पिक्चर को गौर से देखो और यहाँ पे 2 चीज की तरफ नजर रखो। टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स कितने ये बताओ, देख के बताओ। सर टोटल 5। टोटल नंबर ऑफ प्रोग्राम्स 5 है। और वो मैक्सिमम कितनी मेमोरी स्पेस ले सकते हैं? हर प्रोग्राम को एक मेमोरी स्पेस चाहिए, लेकिन सर मजबूरी ये कि ये कितनी ले सकते हैं? सर हम 4 अवेलेबल 4 स्पेसेस ले हैं। सकते हैं। जो आखिरी 5वीं वाली है उसको हार्ड डिस्क में रखना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, ऐसे ही है। सर जो इसे रखेंगे वो वर्चुअल मेमोरी होगी ना? ये वर्चुअल मेमोरी है। अब यानी इसको हमने जो 5वें प्रोग्राम को उसको हमने थोड़ी देर के लिए हार्ड डिस्क में रख दिया। सबसे पहला प्रोग्राम कौन सा था जो मेमोरी ले रहा था? सर नंबर 3। नंबर 3 के ऊपर मेमोरी ले रहा था। तो इसका मतलब है जब सबसे पहला वाला प्रोग्राम रिलीज करेगा मेमोरी, सबसे पहला वाला प्रोग्राम रिलीज करेगा तो वो कहाँ चला जाएगा? हार्ड डिस्क में जाएगा। और वो जो 5वां वाला हार्ड डिस्क में ले रहा था, अब वो उसकी जगह कहाँ चला जाएगा? 3 में। तो ये स्वैपिंग ही हो रही है ना, कि पहले 1 वाला जो 3 को एक्सेस कर रहा था और 5 वाला जो हार्ड डिस्क को एक्सेस कर रहा था, दोनों डायग्राम को देख लो कि पहले क्या हो रहा है। पहले जो आखिरी वाला है वो हार्ड डिस्क को एक्सेस कर रहा है और पहला वाला है वो 3rd मेमोरी लोकेशन को एक्सेस कर रहा है। जब पहले वाले का यानी प्रोग्राम को मेमोरी मिल जाएगी, प्रोग्राम चल जाएगा, तो फिर वो प्रोग्राम उस मेमोरी को छोड़ देगा और वो हार्ड डिस्क में आ जाएगा। और जो 5वां प्रोग्राम जो मेमोरी के इंतजार में था उसको वो 3rd वाली स्पेस मिल जाएगी। अब बताओ, अब आती है बात समझ में? मुझे यस नो के रिस्पॉन्सेस कम मिल रहे हैं, सर सब जाग रहे हैं ना भाई? सर सर तो 0 वाला जैसे पहले वो हम, जैसे वो पहले क्या कहते हैं, 3 में था, 3 में सॉरी 5 जैसे 3 में था, तो हाँ अगर हाँ, इसे खुल गया प्रोग्राम तो फिर वो हार्ड ड्राइव में शिफ्ट हो गया और मतलब फिर खुल वो नहीं जो गया, इसको हम कहते हैं प्रोसेस हो गया। प्रोसेस हो प्रोसेस, गया सही। प्रोसेस हो गया, ठीक है। तो सेकंड डायग्राम आदम को नहीं समझ में आती। आदम पहली डायग्राम गौर से देखो और यहाँ पे 2 चीजें नोटिस करो, कि जो सबसे पहला वाला प्रोग्राम है, यहाँ सारा खेल इन 2 चीजों का है। देखो, हर प्रोग्राम एक मेमोरी उसको रिक्वायर्ड होती है।
पहले प्रोग्राम को थर्ड मेमोरी मिल गई, तो 4 प्रोग्राम थे, उनकी 4 मेमोरी स्पेसेस आ गई। जो आखिरी वाला प्रोग्राम था उसको कोई स्पेस नहीं मिली, तो उसको जाना पड़ा हार्ड डिस्क में, और यहाँ पे आपका वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ गया। अब इन 4 प्रोग्राम्स में से जो सबसे पहला वाला प्रोग्राम था उसने 3 को एक्सेस किया था, यहाँ 3 मेमोरी लोकेशन को एक्सेस किया था। अब आप अगर पढ़ोगे, इसमें सब चीजें लिखी हुई हैं कि 0 जो हो रहा है वो 3 पे जा रहा है, 0 है 3 पे जा रहा है, 1 जो है 0 पे जा रहा है, ये 1 है ये 0 पे जा रहा है। ये सारी कहानी बता दी। कह रहे 4 कैन नॉट यूज रैम, 4 को रैम नहीं मिल सकती, तो इसको आप अभी मैप कर दो हार्ड डिस्क पे। ये हो गया। कहते हैं अब आपके पास, कहते हैं वर्चुअल मेमोरी, अब जरा इसको अगर आप देखो तो आपको समझ में आए। virtual memory now moves oldest data। मुझे बताना यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट डाटा कौन सा है इस तस्वीर में, मेमोरी में जाने वाला सबसे ओल्डेस्ट डाटा कहाँ जा रहा है, तो बता दो, माइक पे बताओ कहाँ जा रहा है। सबसे ओल्डेस्ट डाटा जा सर रहा है वो तो हार्ड ड्राइव में जाएगा 3 ना। पे जा रहा है। 3 में जा रहा है ना। जब से जो सबसे पहले प्रोग्राम गया था वो 3 में गया था ना। देखो फर्स्ट प्रोग्राम जो था वो 3 में गया था, तो इसका मतलब है होपफुली रिलीज भी वही सबसे पहले होगा। तो जब वो रिलीज होगा यानी 0 प्रोग्राम जब चल जाएगा और वो रिलीज होगा, तो थर्ड से वो रिलीज हो जाएगा, यानी अगली डायग्राम में, अगली डायग्राम के अंदर आप देखोगे कि ये 1 पे नहीं जाएगा, क्रॉस लगा रहा हूं, बल्कि वो जाएगा हार्ड डिस्क में। अब आप गौर से देखो, क्या मेरी बात पूरी हो रही है यहाँ पे, कि जो पहला प्रोग्राम है, जो पहला प्रोग्राम पहली तस्वीर के अंदर 3 में जा रहा था, क्या वो अब 3 में जा रहा है? नहीं। नहीं जा रहा ना। अब वो कहाँ जा रहा है? अब वो जा रहा है हार्ड डिस्क में। इसकी वजह से जो 3 की लोकेशन थी वो फ्री हो गई। तो वो जो आखिरी वाला, अब यहाँ अगर आप देखो ऊपर वाली तस्वीर में, जो आखिरी वाला हार्ड डिस्क में जा रहा था, अब वो हार्ड डिस्क में नहीं जाएगा, अब बल्कि तो 3 में आखिरी जाएगा। वाला अब 3 पे चला जाएगा। अब आती है बात समझ? यस। यही तो पढ़ा है हमने स्वैप। ठीक है जी। तो अब आप जो कह रहे थे ना दिस थ्रेशिंग वगैरह ये सब चीजें, वो सब यहाँ मैंने पढ़ाया हुआ था। अगर आप ये सारा पॉइंट्स देखो, इन सारे पॉइंट्स को, तो मैंने देखो इन्हीं चीजों का जिक्र किया है कि अगर आप गौर से दोबारा पढ़ो तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जब आप वर्चुअल मेमोरी की बात करते हो तो उसका ड्रॉबैक है डिस्क थ्रैशिंग। अब ये क्या है? वो ये है कि एज मेन मेमोरी फिल्स, जैसे जैसे मेन मेमोरी फिल होती जाएगी, मोर एंड मोर डाटा नीड्स टू बी स्वैप, ज्यादा से ज्यादा आपको स्वैप करना पड़ेगा डाटा इन एंड आउट ऑफ वर्चुअल मेमोरी, यानी मेमोरी से हार्ड डिस्क में और हार्ड डिस्क से मेमोरी में डाटा मूवमेंट बहुत बढ़ जाएगी, लीडिंग टू अ वेरी हाई रेट ऑफ हार्ड डिस्क रीड राइट हेड मूवमेंट। तो रीड राइट हेड मूवमेंट बढ़ जाएगी। दिस इज नोन एज डिस्क थ्रैशिंग। अब आती है बात समझ में। अब वो कह रहे हैं इफ मोर एंड मोर टाइम इज स्पेंट ऑन मूविंग डाटा इन एंड आउट ऑफ मेमोरी, अगर आपने सारा टाइम मेमोरी में डाटा डालने में और निकालने में लगा दिया, तो कंप्यूटर एक्चुअल प्रोसेसिंग कब करेगा? तो कहते हैं देन द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ कंप्यूटर विल बी कंसिडरेबली रिड्यूस। आपके कंप्यूटर की परफॉर्मेंस रिड्यूस हो जाएगी, और एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जो एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस, जो प्रोसेस चल रहे होंगे वो हॉल्ट हो जाएंगे, फ्रीज हो जाएंगे, काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि सिस्टम जो है वो ज्यादातर बिजी होगा डाटा को इन एंड आउट ऑफ मेमोरी में करने के, रादर देन डूइंग एक्चुअल एग्जीक्यूशन। एक्चुअल एग्जीक्यूशन कर ही नहीं रहा होगा। दिस इज नोन एज थ्रेश पॉइंट। तो उस पॉइंट को हम कहेंगे थ्रेश पॉइंट। तो अब आप इससे बच कैसे सकते हो? आप इससे बच ऐसे सकते हो कि या तो आप एक रैम बढ़ा लो अपनी, ठीक है। ये वही बात है जो भी हम सवाल से कर रहे थे। तो ये कहता है कि थ्रेशिंग कैन बी रिड्यूस बाय इंस्टॉलिंग, देखो ये वही चीज है जो सवाल में आई है, थ्रेशिंग कैन बी रिड्यूस बाय इंस्टॉलिंग मोर रैम, अपनी रैम का साइज बढ़ा दो, स्वैपिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, या फिर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ प्रोग्राम रनिंग एट द टाइम, तो वो प्रोग्राम जो आप चला रहे हो रैम के अंदर उनको कम कर दो। तो इसका मतलब है इसी बुक से ही ये सवाल आपका आया जो अभी हमने पीछे डिस्कस किया। बताइए बच्चों। अब सर आप मुझे फ्लैश पॉइंट की चीज पूछनी थी। दोबारा बोलो। फ्लैश पॉइंट की चीज पूछनी थी। थ्रेश पॉइंट क्या कह रहे हो मेहदी? थ्रेश पॉइंट के बारे में पूछना था कि जो थ्रेश पॉइंट के अंदर रीड और राइट हैंड यूजलेस मूव कर रहे होते हैं, मतलब कोई डेटा इन एंड आउट नहीं जा रहा होता।
नहीं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? वो थ्रेश पॉइंट तो वो पॉइंट कह रहा है जिसके ऊपर आपके पास जो सिस्टम है वो फ्रीज कर जाता है, क्योंकि आपके पास जो वो है मेन सीपीयू है, वो डाटा को सिर्फ इन एंड आउट ऑफ रैम एंड हार्ड डिस्क में लगा हुआ होता है। वो ये कह रहा है ना, थ्रेश पॉइंट क्या है? अगर आप देखो तो वो कहता है यहाँ पे, तो कहता है अ पॉइंट कैन बी रीच व्हेन द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस कम्स टू हॉल्ट। आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो रुक जाएगी, सिंस सिस्टम इज सो बिजी मूविंग डाटा इन एंड आउट ऑफ मेमोरी, क्योंकि सिस्टम सिर्फ डाटा को मेमोरी से निकालने और डालने में लगा हुआ होगा, रादर देन डूइंग एक्चुअल एग्जीक्यूशन। वो एग्जीक्यूशन नहीं कर रहा होगा, जो सीपीयू का काम है वो काम वो नहीं कर रहा होगा। सो दिस पॉइंट इज व्हाट कॉल्ड थ्रेश पॉइंट। क्लियर होता है बच्चों? आगे वही बढ़ तो जाओ। कह रहा हूँ, हाँ, क्या होगा? इन एंड आउट उसकी डेटा की मूवमेंट होती है। मैं हाँ, वही इन एंड कहना चाह आउट, रहा हूँ इन कि एंड इन आउट एंड आउट मूवमेंट, डेटा में मूवमेंट होती है और कोई मतलब एग्जीक्यूशन। इन एंड आउट मूवमेंट की वजह से आपका सिस्टम जो है, यानी जो एग्जीक्यूशन ऑफ द सिस्टम है, वो हॉल्ट हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी, काम नहीं करेगी, यानी आपका सिस्टम हैंग होना शुरू ठीक हो है। जाएगा। उस पॉइंट को जहां पर ये चीज होना शुरू हो जाए उसको थ्रेश पॉइंट कहते हैं। सर हाँ जी। सर तो सर थ्रैशिंग पॉइंट तब होती है ना जब वो कंप्यूटर वो स्वैपिंग ऑपरेशन से ओवरलोड हो जाता है। यस यस, जब आप स्वैपिंग बहुत ज्यादा कर देते हो तो उसकी वजह से आपका सिस्टम जो होता है फिर वो रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है। बच्चों आई बात समझ में? आगे बढ़ जाऊं? यस। ठीक है। है, यस सर। ये पॉइंट वहां से निकला था तो हमने वो डिस्कस कर लिया। वापस आ जाते हैं टू व्हाट वी वर डिस्कसिंग। इसके सारे क्वेश्चंस जो थे तकरीबन 3 के, आप देख सकते हो कि अभी हमने आज में काफी सारे क्वेश्चन एक ही पेपर से किए हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, वेटेज होता है अच्छा खासा इसका, ठीक है ना? तो वेटेज तो होता है। चलें जी, इसके आखिरी पार्ट पे आ जाते हैं। बेनिफिट क्या होता है वर्चुअल मेमोरी का? सर ये फास्ट होता है। बेस्ट होगा। और उसके अलावा सर हमें रैम खरीदने की मतलब रैम मतलब के हाँ, साथ अगर हम रिक्वायरमेंट। वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट की वजह से हमें रैम खरीदने की जो हमारे पैसे लग रहे होते हैं उससे बच जाते हैं ना, कि क्योंकि हम हार्ड डिस्क से स्पेस ले लेते हैं उधार, तो इसलिए हमें फिर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती। तो हम सर लिख सर सकते हैं हम ये कह सकते हैं कि इट प्रिवेंट्स क्रैशिंग। ये उससे प्रिवेंट से फिर वो डेटा लॉस नहीं होए। हाँ ये कह सकते हो, हाँ ये कह सकते हो कि अगर ज्यादा प्रोग्राम रिक्वायर्ड हो मेमोरी, यानी फिजिकल मेमोरी से ज्यादा अगर आप डाटा यूज करना शुरू करो तो ये एटलीस्ट क्रैश नहीं करेगा। तो खैर एक बेनिफिट तो ये हो सकता है कि टू इंस्टॉल नो नीड टू इंस्टॉल फिजिकल मेमोरी रैम। तो आपको फिजिकल मेमोरी रैम इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक बात, ठीक है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि और क्या हो सकता है बताओ? सर वो क्रैशिंग वाली बात है, वो क्रैश नहीं होएगा। हाँ, तो इसको हम तो इस सही तरह से से लिख डेटा सेव सकते रहेगी। हैं। इसको लिख सकते हैं हम, नो नीड टू इंस्टॉल फिजिकल मेमोरी रैम। हाँ, तो हम इस तरह से लिख सकते हैं कि अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन और प्रोसेस। ये आप लोग साथ साथ लिख रहे हो ना? आप लोगों को सबने इसको नोट करना है। allows the execution allows the execution of application or process on a system where main memory is less than total memory needed। ये वही वाली बात है जो आप कर रहे हो कि जो प्रोग्राम जो होते हैं वो अपने फिजिकल साइज से बड़े भी आप चला सकते हो। तो अलाउ द एग्जीक्यूशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन या प्रोसेस चला सकते हो जहाँ मेन मेमोरी आपकी लेस होगी, जो टोटल मेमोरी रिक्वायर्ड होगी, टोटल मेमोरी नीडेड फॉर द एप्लीकेशन। आपके प्रोग्राम को चलने के लिए लेट सपोज रिक्वायर्ड थी 5 GB 5 GB ऑफ रैम, आपके पास 4 GB लगी हुई है। तो वर्चुअल मेमोरी की वजह से जो 1 GB की स्पेस है वो हार्ड डिस्क से उसको मिल जाएगी। तो ये एक फायदा है
कि allow the execution of application or process or on a system where main memory is less than the total memory needed for the application or process। तो एप्लीकेशन को जितनी टोटल मेमोरी चाहिए होगी उससे कम को भी ये चला ले। तो ये भी इसका एक बेनिफिट हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके अमाउंट वो भी बचाता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ठीक है ना, तो आपकी कॉस्ट भी बचा देता है ये, कि आपको फिजिकल मेमोरी जो है वो इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। देख लेते हैं कोई मजीद सवाल तो नहीं है, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब जैसे अलाउ कंप्यूटर टू वर्क इवन रैम इज फुल। हाँ, अगर रैम फुल भी हो जाती है तो आपका सिस्टम क्रैश नहीं करता, क्योंकि वो फिर पुराने डेटा को जो मेमोरी में होता है उसको हार्ड डिस्क से स्वैप करते रहता है। ठीक है, तो ये वाली बात आ जाती है। अच्छा जी, आगे जाते हैं। ये तो इस पेपर में जितने भी क्वेश्चंस थे वो हमने 3 के कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं। आ जाते हैं डिस्क्राइब व्हाट इज मेंट बाय मैक एड्रेस। 4 मार्क के लिए 4 पॉइंट्स, जल्दी से एक एक बच्चा कोई ना कोई पॉइंट्स दे दो। फिजिक मैक एड्रेस क्या होता है? सर मैं बता दूं। हाँ, पहले बताओ। सर एक, it is a physical address which uniquely identifies a device over network। ठीक है, वेरी गुड। फिजिकल एड्रेस होता है जो यूनिकली आइडेंटिफाई करता है डिवाइस को ओवर द इंटरनेट। उसके अलावा और कौन बताएगा? ये मैक कितने बिट का होता है? इसके भी मार्क्स होते हैं। कितने बिट का होता है, याद है? 48। 48 बिट का होता है। ठीक है, आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन नेटवर्क होता है, फिजिकल एड्रेस होता है। आदम कुछ बताना चाहोगे? अब्दुल्ला आप कुछ बताना चाहेंगे? यस विवेक। यस, मैक एड्रेस यूए और सर एलएलबी होता है। जी विवेक। सर इट इज असाइंड बाय लाइक इट इज असाइंड बाय द द मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरर यूजिंग होता है, NIC। एनआईसी होता है। यूसुफ आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? ये ऑलरेडी गिवन आंसर। सर फर्स्ट 6 डिजिट्स जो हैं वो मैन्युफैक्चरर्स आईडी होता है। जो होते हैं मैन्युफैक्चरर होते हैं, रेस्ट जो होता है वो सीरियल नंबर ऑफ डिवाइस होता है। वेरी गुड, वी हैव गॉट सो मेनी पॉइंट्स। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि मैक एड्रेस इज यूज टू आइडेंटिफाई डिवाइस ऑन इंटरनेट। तो यूज टू आइडेंटिफाई डिवाइस एक बात हो जाएगी। इट मैक एड्रेस इट इज यूनिक एड्रेस, ये यूनिक होता है और ये अमूमन चेंज नहीं होता ना, रेयरली चेंज होता है। ठीक है, इट इज स्टेटिक, स्टेटिक होता है और रेयरली चेंज होता है। इट इज स्टेटिक एंड रेयरली चेंज। ये इट कैन बी यूएए, इट कैन बी यूनिवर्सली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस और लोकली एडमिनिस्ट्रेटेड एड्रेस। ये भी था। इट इज ऑफ 48 बिट 64 बिट्स। और इसके अंदर जो फर्स्ट 6 पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट 6 डिजिट्स रिप्रेजेंट मैन्युफैक्चरर आईडी। बनाने वाला कौन है? सर मैन्युफैक्चरर आईडी। हाँ जी। सर आप ये बता देंगे कि जो IP एड्रेस होती है ये हेक्साडेसिमल में होती है, डेनरी में होती है? आईपी का वर्जन 4 जो होता है ना, आईपी का V4, वो होता है जी सर। 192.168.32.1। ये डेसिमल में, डेनरी में। सर ये 32 बिट होता है क्या? हाँ, ये 32 बिट है, क्योंकि और फिर इसमें वो हर 128 हर बिट होएगा? हर एक 8 का होता है। और आईपी का वर्जन 6 जो होता है ना, वो फिर बड़ा होता है। वो फिर आपका फिर 48 बिट में जा सकता है और वो एग्जाम में भी होता है। तो 128 बिट नहीं होता है? हो सकता है ना, मैं कह रहा हूँ ना, तो ज्यादा होगा तो 128 ज़्यादा बिट। होता सही हो। वाइल नेक्स्ट 6 डिजिट्स। क्लियर हो गया तुम्हारा सवाल? जी सर समझ आ गया। नेक्स्ट 6 जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं सीरियल नंबर। 4 नंबर के लिए बहुत कुछ लिख दिया हमने, सीरियल नंबर ऑफ डिवाइस। बाकी ये तो है हेक्साडेसिमल, तो आप सिंपल सिंपल आपको पता है, 1 में हमने पढ़ा था। सर आप सर हम वो करा सकते हैं सवाल HTML स्ट्रक्चर और प्रेजेंटेशन वाला? आई गेस सब है भी नहीं है सिलेबस में, मुझे नजर वो नहीं नहीं आया। है okay। हाँ, HTML स्ट्रक्चर प्रेजेंटेशन अब है नहीं। ये सारा हो गया, ये सारा हो गया। डॉस इज ऑन 5। उसके बाद आईपी, हाँ आईपी के ऊपर बात की जा सकती है। वेब सर्वर एज एन आईपी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आईपी एड्रेस बताइए जनाब, क्या हो सकता है? कैन बी डायनामिक और स्टैटिक। आईपी स्टैटिक और डायनामिक हो सकती है। वेरी गुड।
और आईपी के 2 वर्जन होते हैं। हाँ IP कैन बी V4 एंड V6। जी यूसुफ। हाँ सर, IPv4 is 32 bits and IPv6 is 128 bits. 128 बिट्स, ठीक है। तो इट कैन बी सर IP हम डायनेमिक आईपी एड्रेस इज असाइंड बाय द इंटरनेट CP। प्रोवाइडर व्हेनेवर वो हम एक्सेस करते हैं, कभी भी कंप्यूटर ऑन करें। ठीक है, तो इट कैन बी IPv4 और IPv6, ये बात कर सकते हैं। और IP जो होती है वो स्टैटिक और डायनामिक होती है ना। इट कैन बी स्टैटिक IP और डायनामिक, ये भी लिख सकते हैं। IP भी यूनिक होती है, ठीक है। इट इज अ यूनिक एड्रेस, इज अ यूनिक एड्रेस। तो ये इसके 3 पॉइंट्स हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं कि इसके कितने ग्रुप्स होते हैं। अगर वर्जन 4 है तो उसके 4 ग्रुप्स होते हैं, यहाँ देख सकते हो। या मैं खुद बना देता हूँ। जैसे IPv4 में भी मैंने बताया था ना, 192.168.16.1। तो 8 के 4 ग्रुप हो गए। ये IPv4 है, तो इसके 4 ग्रुप्स हो गए। जब IPv6 पे जाते हो तो उसके 8 ग्रुप होते हैं, तभी तो वो 128 बनाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो सकती है IPv4 I6। और ये आपको पता होगा कि IPv4 जो है वो रिप्रेजेंट होता है डॉट से, और V6 होता है कॉलन से। याद है ये बात? अगर आप यहाँ देखो, ये छोटी सी बात है, जी सर। इसमें ये ऐसे लगा हुआ होता है डॉट, बट IPv6 लिखते हो तो वो हेक्साडेसिमल में होता है, और उसमें ये फिर वर्टिकल डॉट्स लगते हैं, ठीक है। तो वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय फुल स्टॉप और कॉलन्स, ये भी एक मार्क इसमें लिख सकते हो कि वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय values are separated by values are separated by full stop and columns, full stop और columns, ये हो जाएगा। और फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द नेटवर्क कंपोनेंट यूजेस IP एड्रेस टू सेंड डाटा ओनली टू इट्स करेक्ट डेस्टिनेशन। आसान सा डिवाइस का नाम बताओ, कौन सी डिवाइस IP को उसके डिफरेंट एड्रेस सिस्टम। सर राउटर। राउटर, ठीक है ना। डिवाइस की बात कर रहे हैं तो वी कैन हैव सर वैसे बात पूछूं, अगर सर हम यहाँ नोड्स लिख दें फिर आंसर सही होएगा या नहीं होएगा? नहीं नहीं, नेटवर्क कंपोनेंट बोल रहा है, नोड्स आर नॉट द ओके। नेटवर्क कंपोनेंट्स। नेट uses IP address to send data only to its correct destination, तो फिर राउटर ही है ना। राउटर का तो काम ही यही है। बाकी ये वाला चैप्टर 5 से है, फिलहाल इसको भी छोड़ देते हैं। हाँ, ये लिख सकते हैं वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, कल वाली क्लास में भी कर रहे थे। 3 कंपोनेंट दैट आर द पार्ट ऑफ CPU। 3 कंपोनेंट कौन से होते हैं जो पार्ट ऑफ CPU है? कौन? एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर होता है, बिल्कुल सही है। RAM counter, प्रोग्राम काउंटर। और प्रोग्राम काउंटर memory address register. और एड्रेस। मेमोरी सिस्टम, ठीक है ना। तो ये होते हैं। डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट बताया था मैंने कि कंट्रोल करता है कंट्रोल सिग्नल्स। इट सेंड्स कंट्रोल सिग्नल कंट्रोल बस के जरिए, ठीक है ना। इट सेंड कंट्रोल सिग्नल्स, नंबर 1। दैट मैनेजेस, ये जरूर लिख लो अपने पास, ठीक है। दैट मैनेजेस द ट्रांसफर of data and instruction, transfer of data and instructions within the CPU, within the CPU। तो जो भी कंट्रोल सिग्नल जाते हैं, ठीक है, तो वो जाते हैं विद द कंट्रोल बस, ये काम कर रहे होते हैं। और फिर ये डिकोड करते हैं इंस्ट्रक्शन को यूजिंग इंस्ट्रक्शन सेट। सो आप ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि इट decodes an instruction, it decodes an instruction using an instruction set, using an instruction set। तो ये आप जरूर लिख सकते हो, ठीक है। मैंने एडिशनल पॉइंट्स ही लिख दिए हैं। लाइक अगर आप ये भी लिख दोगे ना, इट सेंड कंट्रोल सिग्नल दैट मैनेजेस द ट्रांसफर ऑफ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन विद इन द CPU, तब भी आपके 2 मार्क बन जाए। Send control signal that manages the transfer of data and instruction within the CPU, इस पे भी आपको आसानी से मिल जाएंगे।
द कंप्यूटर हैज अ सिंगल कोर सीपीयू, ठीक है। स्टेट वन पर्पस ऑफ कोर इन द सीपीयू, क्या करता है भाई, कोर का काम क्या होता है, कोर सर करता है Sir, to execute instruction. टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टू प्रोसेस और एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये नोट कर लो, ठीक है। यही आपका ग्रेड बनाएंगी, टू प्रोसेस सर इंस्ट्रक्शन। आपने ये सवाल आई थिंक मॉक में भी दिया था। अच्छा, हाँ तो मैं मिक्स एंड मैच होगा, टू प्रोसेस एन इंस्ट्रक्शन हो गया, एंड टू कैरी आउट फेच एग्जीक्यूट साइकिल। एक पॉइंट लिखना है, बट मैं दो आपको बता रहा हूँ, चलो इन केस अगर एक भूलो भी तो कम से कम एक याद हो, ठीक है। टू कैरी आउट अ फेच एग्जीक्यूट साइकिल, इसलिए इस्तेमाल होता है। और अभी रिसेंटली किसी ने आज ग्रुप पे आज ये कल भी सवाल पूछा था, ये इसी से रिलेटेड था कि हाउ कंप्यूटर्स अपग्रेडेड टू डुअल कोर, एक्सप्लेन हाउ अपग्रेड कैन अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर। तो परफॉर्मेंस ऑफ कंप्यूटर पे जो उसका अफेक्ट आएगा, ऐसा भी हो सकता है मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस एट अ टाइम चल सकती हैं, ठीक है। दो इंस्ट्रक्शन एक, अगर आप दो कोर चलाओगे तो दो कोर जो है दो इंस्ट्रक्शन एक साथ प्रोसेस करेंगे ना, एक कोर एक इंस्ट्रक्शन कर रहा होगा, दूसरा कोर दूसरा करेगा, तो उससे आपके सीपीयू की परफॉर्मेंस बढ़ भी सकती है। बट हाँ, अगर कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो ऐसा भी हो सकता है कि जितने ज्यादा कोर बढ़ाओगे तो हर कोर को दूसरे कोर से कम्युनिकेट करना पड़ता है, तो समटाइम ऐसा भी होता है कि परफॉर्मेंस में रिडक्शन भी आती है। ये भी आपका पॉइंट बुक में गिवन था, तो इस हवाले से आप लिख सकते हो कि इट सर कैन। वैसे ये भी पॉइंट तो हो सकता है ना कि जैसे अगर कोर्स बढ़ाएंगे तो फिर पावर कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी। हाँ, पावर कंजम्पशन हो सकती है। सो इट कैन नाउ प्रोसेस टू इंस्ट्रक्शंस, इट कैन नाउ प्रोसेस टू इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली। भाई एक वक्त में एक कोर एक इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कर रहा है, तो जब आपके पास दो कोर लग जाएंगे तो फिर दो एक साथ प्रोप कर रही होंगी, इंक्रीजिंग दस इंक्रीजिंग दस इंक्रीजिंग द परफॉर्मेंस, तो फिर वो आपकी परफॉर्मेंस जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये हो गया द कंप्यूटर यूजेस अ बूटस्ट्रैप, ये है चैप्टर 4 से रिलेटेड। तो चलो इसको देख लेते हैं, पूरा सवाल ही कर लेते हैं। द कंप्यूटर यूजेस अ बूट स्ट्रैप, बूट लोडर जो कहलाता है। और अभी थोड़ी देर पहले बात हुई थी, बूटिंग का प्रोसेस रोम में होता है और रोम को हम कहते हैं फर्मवेयर। फर्मवेयर। ये अभी अभी थोड़ी देर पहले इसके ऊपर बात हुई, तो हम इसको लिख लेते हैं। बाकी ये हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस है, रोबोट से रिलेटेड है। अब आप खुद देख सकते हो, आपने मुझसे पूछा था ना कि सर कौन से चैप्टर पे हमने ज्यादा तवज्जो देनी है। आप देख सकते हो कि 3 के कितने सवाल आ रहे हैं, 1 का भी आ रहा है और 3 के भी कितने सवाल आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ कर लेते हैं आखिरी सवाल आज का, ड्रॉ अ डायग्राम टू रिप्रेजेंट हाउ वर्चुअल मेमोरी इज क्रिएटेड एंड यूज। आप अभी पीछे देख चुके हो, मैंने पूरी सर ये आपको शॉपिंग वाला डायग्राम बनाएंगे क्या? इसमें ना ब्लॉक डायग्राम इस तरह के, अब जब भी सवाल आए तो ब्लॉक डायग्राम बनाओ। 4 मार्क है, 4 मार्क का मतलब ये कि सबसे पहले आपको यहाँ रैम की जरूरत है, आपने रैम अच्छा बना दी। हाँ, मेहदी कुछ कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ स्वैप स्पेस होगी, हाँ, तो वेब स्पेस किससे लेते हो? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क से। हार्ड अच्छा डिस्क के फिर अंदर मैप बच्चे मैप होगा उसके अंदर, कौन होगा? एक मैप का भी तो कॉलम बना हुआ था। मैप का कॉलम, यार वो बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, लेकिन अगर मार्किंग की देखोगे ना तो मार्किंग की अमूमन इसकी सारी ब्लॉक डायग्राम्स दे रही है। ठीक है। तुम्हारे लिए आसानी है ना, तुम पूरी पूरी बैठ के क्या बनाओगे। अब अगर जैसे यहाँ पर तुमने रैम बना दिया, 1 मार्क मिल गया, ठीक है। अब तुमने एक बना दिया ऐसे और उसके अंदर रिप्रेजेंट कर दिया कि ये मेरी हार्ड डिस्क है, उसी हार्ड डिस्क के अंदर तुम्हारे पास वर्चुअल मेमोरी होती है ना, ऐसे ही होता है ना। तो ये आपकी वर्चुअल मेमोरी आ गई। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इस रैम से इस वर्चुअल मेमोरी के अंदर आपने ट्रांसफर ऑफ पेजेस करने। ट्रांसफर ऑफ पेजेस का मतलब क्या है, पेज इज ए सेगमेंट ऑफ मेमोरी कहलाता है। पेज इज ए सेगमेंट ऑफ मेमोरी कहलाता है जो मैप करता है हर प्रोग्राम को मेमोरी पे, यानी हर प्रोग्राम को कौन सी मेमोरी देनी है वो काम पेज कर रहा होता है। तो आपने सिंपल बाई सिंपल रैम डायरेक्शन क्यों है? बाई डायरेक्शनल होगा, क्यों? रैम से उसमें जाएगा हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क से रैम में जाएगा, नहीं होना ओके। चाहिए। सिंगल डायरेक्शन तो हो ही नहीं सकता। तो बस सिंपल सिंपल ये बना दो और इसके अंदर तुम्हें 1 मार्क इसका मिल जाएगा हार्ड ड्राइव के बनाने का। सर लेकिन मुझे पेजेस वाली बात समझ नहीं आई, पेजेस क्या होते हैं? पेजेस अब वही दोबारा मुझे बुक में जाना होगा, एक बार देख लेना, मैं बता देता हूँ।
पेजेस ऐसे होता है कि जैसे ये तुम्हारे पास आ जाएंगे प्रोग्राम्स, और ये आ जाएगी तुम्हारी रैम या मेमोरी। तो किस प्रोग्राम को कितनी रैम चाहिए वो आपका पेज प्रोवाइड करता है। आपने देखा था बीच में प्रोग्राम्स थे और प्रोग्राम के बीच में ये इस तरह से आके फिर इस तरह से किस वाले को कौन सी देनी थी। अभी पीछे ही जो हमने जी सर, डायग्राम, जी सर, नहीं जी सर, वो देखा था मैंने। ये इसको दे रहा था, ये इसको दे रहा था। तो पेज जो होता है, पेज इज अ फिक्स सेगमेंट ऑफ मेमोरी होता है, और ये बेसिकली एलोकेट करता है कि किस प्रोग्राम को कौन सी मेमोरी जो है वो आपने देनी है। सर लेकिन एक बात बोलूं, अगर हम लोग अगर वो वाला डायग्राम ज्यादा बेहतर याद होए और वो वाला बना ले, तो वो मोस्ट बेहतर वेलकम, होएगा या नहीं बना होएगा? दो, मार्क्स का ओके। मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, बना दो भाई। उसके लिए क्या था, जी सर। मुझे तो याद है, मैं बनाने को बनाना चाहूँ, ये देखो ये बना देता हूँ। ये एक आपके पास प्रोग्राम था, ये आपके पास दूसरा वो था पेजिंग था, तीसरा आपकी मेमोरी थी, और उसके नीचे हार्ड डिस्क थी। मेरे पास नीचे जगह नहीं है, मैं ऊपर हार्ड डिस्क बना देता हूँ, यही था ना। तो ऐसे वो प्रोग्राम्स ले रहा था, वहां से ये मैप हो रहे थे, ये आपकी मेमोरी थी। तो ऐसे आपको यहाँ से ये इसको मैप करके दे रहा था, ये इधर मैप हो रहा था, ऐसे ही था ना। आखिर के अंदर जो मैपिंग हो रही थी, इसको जगह नहीं मिल रही थी, तो वो आप रैम के इसमें हार्ड डिस्क में भेज रहे थे। बात तो तब भी वही है ना। समझ आ रही है बात, मेरी नहीं आ रही, बताओ। जी सर, टेप पर समझ आ। क्यों नहीं जा रहा भाई, जल्दी से माइक पे बता दो, अब तक जितनी समझ बातें आ रहा है समझ में आ रहा है। सर तो बेसिकली सर, अगर जी सर। प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए हम जो भी बुक वाले डायग्राम है उसे एक दफा बैठ के अगर ड्रॉ कर लेंगे तो फिर तो सही होएगा ना? यार बहुत टाइम ना लगाओ, मैं यही बोलूंगा, आपको बहुत इफेक्टिवली और एफिशिएंटली टाइम को मैनेज करना है। ब्लॉक डायग्राम्स पे जाओ, आसान होंगी, मार्क्स मिल जाते हैं। जब जाहिर है तुम्हें ब्लॉक डायग्राम्स पे मार्क्स मिल रहे, तुम उन डायग्राम्स पे टाइम क्यों दे रहे हो। अब तुमको एक डे डेडिकेट करोगे, उसमें 2 घंटा तुम सारी डायग्राम्स को देखोगे। अगर कॉन्सेप्ट देख के अगर ब्लॉक डायग्राम की सूरत में बना के मार्क्स पूरे मिल रहे हैं तो क्या मसला है। जी सर, समझ टाइम आ रहा कम देना है ना, हमें तो एफिशिएंटली मैनेज करना है। तो बच्चों इस पे तुम्हें मार्क मिल जाएगा एक है। रैम के पेपर वन का ऊपर। वैसे टाइम कितना होता है दिमाग में? किसमें टाइम होगा, पेपर वन में कितना टाइम होता है? 1 आवर 45 मिनट। ओके। अगर अब तुम 1 घंटे में पेपर कर रहे हो CS का P1, जो कि एक अच्छा पढ़ने वाला बच्चा कर लेता है, तो तुम्हारा जो है समझ लो कि P1 अच्छा है, क्योंकि हर अच्छा बच्चा P1 1 घंटे में कर लेता है। जिसको कंप्लीट ग्रिप है ना, वो 1 घंटे में P1 का पेपर 1 घंटे 45 मिनट का 1 घंटे में करके बैठा हुआ होता है। फिर उसके बाद वो देख लेता है कि हाँ भाई कोई चीज मैंने छोड़ी कोड़ी तो नहीं है, ये होता है। चलो पेपर टू। पेपर 2 के अंदर टाइम जरूर लगेगा, क्योंकि उसके अंदर 15 मार्क का सवाल है, तो वो तो आप ये नहीं कह सकते कि बस आया और आपने कर लिया। हाँ, ये जो 60 मार्क वाला पार्ट है, उसके अंदर आप 60 मार्क्स वाले पार्ट को 1 घंटे में कर सकते हो। 1 घंटे में 60 मार्क्स वाले पार्ट को कर सकते हो। बाकी जो 15 नंबर है उसके लिए आपको आखिरी के 45 मिनट देने होंगे, क्योंकि वो एक रैंडम सा कोई सवाल आएगा और वो आपको उसी वक्त सोच के करना होगा। तो उसकी मैं टिप्स एंड ट्रिक्स तुम्हें बताऊंगा। उसके अंदर 5 मार्क्स तो तुम हंसते खेलते ऐसे ही बना सकते हो, मतलब कमेंट के जरिए, इनिशियलाइजेशन के जरिए, इस तरह करके। तो उसका थोड़ा सा जो है ना, उसकी टिप्स हम डिस्कस करेंगे कि उसमें 5 मार्क्स तो हम आराम से बना सकते हैं। बाकी रेस्ट ये कि तुम्हारी अगर लॉजिक अच्छी बैठ जाती है उस दिन, डे अच्छा है तुम्हारा, तो तुम पूरे भी हासिल कर सकते हो। देखो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं तुम्हें डिग्रेड करूं, बट ये कि उस चीज के ऊपर जो एक रैंडम सी चीज आ रही है उसके ऊपर हमें इतना ज्यादा टाइम देके अपनी बाकी चीजों को खराब नहीं करना है। आप अगर, मैंने पहले भी बताया था, 60 नंबर का पेपर है, 45 के ऊपर ए बनता है, 45 पे ए बन रहा है, तुम उसमें 60 में से अगर बेहतरीन करके 55 भी लेके आते हो ना, तुम्हारा ए स्टार कहीं नहीं गया। P1 तुम्हारा अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। तुम P2 के अंदर 60 में से 55 भी लेके आते हो, 60 और फिर 15 नंबर का सवाल है, 15 नंबर में तुमने कुछ नहीं किया, 5-7 मार्क ले आए, और 5-7 लाख मार्क्स लाना मुश्किल नहीं है। तो तुम आराम से जो है ना 60 अगर तुम यहाँ लेके आ गए, तो वहां पे अगर तुम P1 बहुत अच्छा करो, P1 बहुत अच्छा करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा तुम्हारे पास, तो फिर उसके बाद तुम्हें जो एफर्ट करनी है, तुम्हें 60 नंबर पे ज्यादा करनी है। बाकी जो 15 मार्क वाले हैं, काफी बच्चों को मैंने देखा है जो अभी मुझसे शेयर कर भी रहे थे, तो वो सही कर रहे थे। आप लोग अच्छा कर रहे हो, अच्छी चीज ये कि मैंने P1 का पेपर चेक किया है, P1 में आप लोगों के 61, 65, 67 बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट्स आए, दैट इज अ वेरी गुड साइन। P2 में भी मैंने देखा, तो मैंने चेक करके दिए, सिक्स सर 51, 54 इस तरह मार्क्स हैं आप लोगों के। पूछो मेहदी। सर वो आपने मेरे जो मेरा P2 है उसके अंदर 15 मार्कर के अंदर ग्रेड नहीं किया है। वो मैंने किसी का भी नहीं किया है, वो मैं अब करूंगा, अब थोड़ा मुझे टाइम मिलेगा वीकेंड पे, तो फिर मैं बैठ के 15 मार्क्स में से आपके क्वेश्चंस आप लोगों को बता दूंगा। मुस्तफा तो कोई सवाल है तो पूछो।
सर ये अगर हम लोगों का 15 मार्क्स वाले में एट मैक्स अगर 10 भी आ जाते हैं तो फिर भी वो सही है ना? बेटा बहुत बेहतरीन सिनारियो होगा अगर तुम 10 लेके आ जाते हो तो। Okay. मैं तो 60 की बात कर रहा हूँ, 60 में से भी अगर तुम 45 लाते हो तो ये बनता है। ठीक है, तो ये है। विवेक सवाल पूछो। सर आप वो शेयर कर लेना जो नोट पैड जिसमें आता है वो सॉल्व किए हुए हैं। क्या चीज? ये जो नोट पैड नहीं ये वाली नहीं जिसपे आपने वो सॉल्व किए थे 15 मार्कर। 15 मार्कर, ये मुझे रात में एक मैसेज छोड़ देना 11 बजे 12 बजे, तो फिर मैं कर दूंगा। ठीक है, अभी रेगुलर क्लासेस ए लेवल्स की भी चल रही होती हैं, तो मैं इंशाल्लाह शाम तक फ्री होऊंगा, तो फिर मैं उसको कर दूंगा। अच्छा जी, स्टूडेंट लास्ट सवाल करते हैं। स्टूडेंट इज यूजिंग सॉफ्टवेयर टू क्रिएट 3D मॉडल, द प्रोसेस ऑफन रिक्वायर द यूज ऑफ वर्चुअल मेमोरी। 3D मॉडल्स बना रहे हैं तो सॉफ्टवेयर को फिर आपके जरूरत पड़ती है वर्चुअल मेमोरी की। इस प्रोसेस के लिए वर्चुअल मेमोरी की क्यों जरूरत पड़ती है बताओ? 3D मॉडलिंग कर रहे हो, ज़ाहिर है सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हो ग्राफिक का, तो आपको वर्चुअल मेमोरी की जरूरत है, तो क्यों है बताओ? सिर्फ Sir, 3D modeling is a heavy process because it involves a lot of लार्ज downloads or अमाउंट ऑफ डाटा, ठीक है, मैक्सिमम मोर नंबर ऑफ इमेजेस, तो जाहिर है इसके अंदर फिर आपको जरूरत पड़ती है। तो वाई द वर्चुअल मेमोरी इज नीडेड फॉर दिस प्रोसेस? नंबर वन, टू एक्सटेंड द कैपेसिटी ऑफ रैम, टू एक्सटेंड टू एक्सटेंड रैम कैपेसिटी, ताकि यानी इस प्रोसेस में वर्चुअल मेमोरी इस्तेमाल होगी कि आपकी रैम की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए वर्चुअली, नंबर वन। नंबर टू ये है कि टू स्टॉप 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर फ्रॉम फ्रीजिंग, कि आपका जो सॉफ्टवेयर है, क्योंकि अगर आपकी रैम कम होगी तो वो बार बार हैंग करेगा, तो ये स्टॉप भी करेगा। टू स्टॉप 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर, 3D मॉडलिंग सॉफ्टवेयर यानी ऑटो कैड वगैरह जो है, सॉफ्टवेयर फ्रॉम फ्रीजिंग, फ्रीज होने से, उसको क्रैश होने से बचाएगा। सॉफ्टवेयर फ्रॉम फ्रीजिंग और क्रैश, आपकी मेमोरी अच्छी होगी तो वो बार बार फ्रीज या क्रैश नहीं होगा। ठीक है, एंड अलाउ कंप्यूटर टू प्रोसेस, अलाउ कंप्यूटर टू प्रोसेस large amount of required 3D modeling images, large amount of data required for 3D modeling। बच्चों यहाँ तक सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई? ठीक है, तो इसको यहीं तक रखते हैं और Yes, sir. इंशाल्लाह ये ये वाला लास्ट क्वेश्चन हमें दिखा देगा। ये है इंक्रिप्शन से रिलेटेड है, चैप्टर नंबर 2 का, ये हम कर चुके हैं। और आर्ट गैलरी SSL वाला चैप्टर 5 का है, वो इंशाल्लाह चैप्टर 5 के टाइम पे कवर करेंगे। थर्सडे को इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास आपकी लूंगा। टाइम पर मैं बता दूंगा, टाइम ऐसे ही रखेंगे 3:30 4, इस तरह से 3 से 4 के बीच का रखेंगे, ताकि 5 to 5:30 तक आप लोग फ्री हो जाओ, तो फिर नेक्स्ट क्लासेस किसी क्लास के साथ हमारे ना रहें, फिर हम बाकी नेक्स्ट क्लास भी उसके बाद डिस्कस कर लेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर द टाइम। अल्लाह हाफिज, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग पेपर्स। लास्ट Allah Hafiz, sir. Have a nice day. Hafiz, sir.